बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? कंपनी। तो ठीक है, कंपनी के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी 11th क्लास में बहुत सारी डिटेल इसकी पढ़ चुके हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम तुरंत ही कॉन्सेप्ट पे आएंगे। और कॉन्सेप्ट पे आने से पहले लेकिन थोड़ा सा हम थ्योरी को रिकॉल करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी है क्या? कंपनी, आपको मालूम ही है कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना है। कंपनी को क्या माना है? आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग ये है कि जो कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस एक पर्सन की तरह है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी कि इसका जो बर्थ है वो किसके अकॉर्डिंगली हुआ है? लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कौन सा लॉ? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 और 2013। यानी कि कोई भी कंपनी, या तो वो अपना जो मतलब पुराना लॉ है 1956, या फिर जो न्यू लॉ बनाया है कंपनी का 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में आ जाती है और वो उसका जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज एक पर्सन की होती है सेम वो कैरी करती है। लेकिन बस वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन इसका जो सारा जो वर्किंग होगी एज अ इंडिविजुअल कंपनी की वर्किंग होगी। कंपनी अपने नाम से ही रजिस्ट्रेशन मतलब एग्रीमेंट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी रजिस्टर्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड या तो 1956 में हो या फिर 2013 में हो। और सेकेंड, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। इसका लॉ कैसे, इसका बर्थ कैसे होता है? थ्रू लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी का, उसके मेंबर्स जो हैं उनसे कंपनी का जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी अपने नाम से सारे असेट्स परचेज करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यानी कि मेंबर्स का उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि कोई मेंबर अपनी यदि अपने नाम से कुछ और कर रहा है, कोई एसेट्स परचेज कर रहा है, तो उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपने नाम से ही जो भी है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी कैरी करेगी, लाइबिलिटीज को लेगी। तो कंपनी के जो पर्सन का उससे कोई भी मतलब उससे कंपनी के जो मेंबर्स है वो उससे सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मीनिंग ये है कि कंपनी जो अपना मतलब इसके जो मेंबर है, चाहे वो आए या जाए, मतलब कोई भी मेंबर यदि कंपनी में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस में उसका कोई भी फर्क, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यानी कि जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन सील। यानी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी अपने नेम से असेट्स परचेज करती है, अपने नेम से ऑर्डर पास करती है, या जो भी अपना वर्किंग मतलब अपनी जो वर्किंग डिसाइड करती है उस पर वो जब डॉक्यूमेंट ऑथराइज होगा जबकि उस पर कॉमन सील लगी हुई होगी। यानी कॉमन सील इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, क्योंकि कॉमन सील के थ्रू ही वो जो डॉक्यूमेंट जाता है वो कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। देन व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड कंपनी? अनलिमिटेड कंपनी में जो इसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इन द सेंस कि यदि कंपनी की वाइंडिंग कंपनी ओके तो यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप की सिचुएशन में जो इसके मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल असेट्स को भी लायबिलिटीज को मीट आउट करने में यूज में लिया जाएगा। ठीक है, यदि मान लो कंपनी आपकी कैसी है? अनलिमिटेड है। ओके, और यदि कंपनी लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है, लिमिटेड यानी कि जहां तक उनका एक्सटेंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो शेयर में पैसा लगा हुआ है वहां तक ही सीमित होगा। लेकिन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर इन द सेंस कि जब जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी यदि उनके जो उन्होंने जो शेयर परचेज किया है उसकी कॉस्ट तक ही, यानी जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वहां तक यदि लिमिटेड है तो वो क्या है? लिमिटेड बाय शेयर। और लिमिटेड बाय गारंटी यानी कि इसके मेंबर्स वाइंडिंग अप के टाइम मतलब इसके मेंबर्स गारंटी देते हैं पार्ट ऑफ शेयर, यानी कि गारंटी देते हैं, जहां तक उनकी गारंटी होती है वहां तक वो लायबल होते हैं उस लायबिलिटी को पे करने के लिए।
लेकिन इसका ये तभी होगा जबकि कंपनी की वाइंडिंग अप की सिचुएशन होगी, यानी कि जब कंपनी की वाइंडिंग अप की सिचुएशन होगी दैट टाइम इनके मेंबर्स ने जो गारंटी दी है वहां तक के एक्सटेंट तक का, गारंटी के एक्सटेंट तक का जो वैल्यू है वहां तक वो लायबल है पे करने के लिए। ठीक है, तो नेम से इशू है, शेयर जहां तक शेयर का अमाउंट है वहां तक लिमिटेड, जहां तक गारंटी दी है वहां तक जो लिमिटेड कंपनी है, तो वो ये सारी दोनों किसमें आएंगे, लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, इसके अलावा भी कंपनी कितने तरह की होती है, 3 तरह की। फर्स्ट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की बात करें, बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे सारा पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग ही, है ना, बाकी हम इनकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ज्यादा डेप्थ में अपन जाएंगे नहीं। पब्लिक कंपनी की बात करते हैं अपन। पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, मिनिमम मेंबर 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। कंपनी के स्टार्टअप के लिए कितने कैपिटल रिक्वायर्ड है, 5 लाख, यानी 5 लाख कंपनी 5 लाख के अमाउंट को लेकर कोई भी 7 बंदे कंपनी को एस्टेब्लिश करने का थॉट अपने मन में लेकर आ सकते हैं, राइट। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि शेयर्स का क्या रोल है, यानी यहाँ पर जब जैसे आपको बताया कि जो पब्लिक कंपनी है इनकी मिनिमम कैपिटल कितनी होती है, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख के बाद यदि इनको फंड रिक्वायर्ड है तो ये लोग अपनी सिक्योरिटीज, कंपनी अपनी सिक्योरिटीज जो कि क्या है, शेयर्स, उन शेयर को शेयर मार्केट में क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो शेयर्स कितने तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कौन है, यानी कि ये कंपनी के ओरिजिनल ऑनर है, यानी कि ये जो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर है, ये इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो इसमें जो पैसा कंपनी लेती है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में इस पैसे को रिटर्न नहीं करती है। इस पैसे को रिटर्न कब करेगी, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। दूसरी बात क्या है कि जो इक्विटी शेयर है इनके डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती और इनको सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाएगा, चाहे वो डिविडेंड का हो, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी दैट टाइम असेट्स भी जो इनको दी जाएगी, जो भी इनका पैसा रिटर्न किया जाएगा वो भी एट द लास्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ये भी कंपनी का ऑनर होते हैं, लेकिन ये मतलब सेफ इन्वेस्टर होते हैं, लाइक कि इनका जो डिविडेंड का रेट है वो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन इनको डिविडेंड दिया जाता है जबकि कंपनी में प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कंपनी बाउंड नहीं है इनको डिविडेंड देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर है इनको सबसे पहले, यानी कि इक्विटी से पहले, ठीक है, इक्विटी से पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इनको सबसे पहले, तब इक्विटी से पहले, नॉट सबसे पहले, इक्विटी से पहले इनको असेट्स का रीपेमेंट किया जाएगा, या जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है वो इनको पेमेंट किया जाएगा, यानी इनकी कैपिटल इनको दी जाएगी। अब प्रेफरेंस शेयर्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया, देखो आप, ये 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, तो इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके मैंने दो के ग्रुप बना दिए, यानी कि 2 का सेट है ये। जैसे फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होता है, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, यानी कि ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको जो डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट से दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी भी ईयर में कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी क्या करती है, इनका जो डिविडेंड है उसका अमाउंट वो कैलकुलेट करके रखती है। ठीक है, लाइक फर्स्ट ईयर मान लो प्रॉफिट नहीं है तो उसका कैलकुलेट करके रख लिया, सेकेंड ईयर नहीं है तो उसका कैलकुलेट करके रख लिया, थर्ड ईयर नहीं है तो उसका कैलकुलेट करके रख लिया, और फोर्थ ईयर में यदि प्रॉफिट होते हैं तो जो भी फोर्थ ईयर का डिविडेंड है प्लस लास्ट ईयर का डिविडेंड वो उसको एक साथ पे कर दिया जाता है। यानी क्यूमुलेटिव, यानी उसका जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, वो क्या होता रहता है, रिजर्व होता रहता है। नेक्स्ट है नॉन क्यूमुलेटिव, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको प्रॉफिट है तो दिया जाएगा डिविडेंड, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, यानी इनका कोई भी जो डिविडेंड है वो रिजर्व नहीं किया जाता, क्यूमुलेटिव नहीं किया जाता। ठीक है, फिर है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक जैसे कि ऐसा मानते हैं अपन 10% प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, और ये है अपने 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपीज ईच, राइट, यानी कि कितना कैपिटल लगा हुआ है, 2 लाख, 2 लाख का कैपिटल है। ठीक, अब
बात कर रहे हैं अपन। अब सपोज करो कंपनी को प्रॉफिट हुए, मान लो कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी कि ये प्रॉफिट वो है जिसमें सारे हमने जो भी आउटसाइडर को पेमेंट करना था, सारा पेमेंट करने के बाद दिस इज द अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, राइट। सबसे इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे। अब इनका कितना परसेंट है? 10%। 10% कितना होगा? 20,000, ठीक है। तो 20,000 इनको दे दिया, राइट, डिविडेंड। देन आफ्टर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, यदि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है किसी साल में और प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया, देन आफ्टर भी काफी सारा प्रॉफिट है, तो जैसे हमने डिविडेंड डिसीजन में पढ़ा था कि इक्विटीज को भी एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, ताकि इनको सेटिस्फाइड रखा जाए और एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कर दिया जाता है? रिजर्व कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी मान लो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और इक्विटीज को भी देने के बाद भी एक बहुत सारा अमाउंट बचता है, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी मतलब एक क्लॉज होता है कि प्रेफरेंस शेयर भी उस एक्सेस अमाउंट में वापस से डिविडेंड ले सकता है, और वो जाहिर सी बात है वो रेट क्या होती है? कम होती है, मे बी वो 1.5% हो, मे बी वो 2% हो। तो जिनको ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको एक बार पेमेंट करने के बाद और इक्विटीज को देने के बाद जो रिमेनिंग फंड बचता है, डिविडेंड जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, उसमें से फिर से उनको डिविडेंड दिया जाता है फिक्स परसेंटेज से, तो वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी जिनको ये राइट नहीं है उनको, वो कौन से है? नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसके बाद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को कंपनी अपने लाइफ टाइम में रिडीम कर सकती है, रिडीम इन द सेंस कि रीपेमेंट कर सकती है। तो जैसे 20 इयर्स यानी कि कंपनी 20 साल में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको 20 इयर्स में रिडीम करना ही है विद इन 20 इयर्स, वो है रिडीमेबल। और ऐसा जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करती, यानी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही करेगी, वो कौन से हुए? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। फिर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी एक ऑप्शन देती है एट द टाइम ऑफ रिडीम कि आप एक फिक्स टाइम के बाद आप चाहें तो आपको रिडीम कर दिया जाए, या फिर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, आपके इक्विटीज में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास ये ऑप्शन है, मतलब इक्विटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो जिनके पास ये ऑप्शन है दीज आर कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जिनके पास कोई भी कन्वर्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो क्या हुए? नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो आप इनको देख लें और समझ लें इनको, इसको नोट कर लें, राइट, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, ठीक है, कि शेयर कैपिटल क्या है बेसिकली। तो शेयर कैपिटल वो है जो शेयर्स के अगेंस्ट जिसमें पैसा हम कलेक्ट करते हैं, तो शेयर होल्डर का फंड वो क्या है? कंपनी के लिए शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज कैपिटल पढ़ा था, ठीक है, यानी कैपिटल क्लॉज पढ़ा था हमने, जिसमें लिखा था कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी जो ऑथोराइज कैपिटल मेंशन करती है, कंपनी उससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती, जितने नंबर ऑफ शेयर उसमें इशू किए हुए अपन ने रिकॉर्ड मतलब मेंशन किए हुए, ठीक है। तो वो क्या है? हमारी ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है, यानी मैक्सिमम हम इतने शेयर इशू कर सकते हैं, और इसी को रजिस्टर्ड बोलते हैं, इसी को नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो इशू किया जाता है, राइट, जैसे अपन ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम 1 लाख शेयर है, इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है, ये हमारे ऑथोराइज कैपिटल है, राइट। अब इसका जो पार्ट इशू किया जाएगा, सपोज करो कि 80,000 इशू कर दिया, यहाँ पर 80,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है, ये क्या कर दिया? इशू। तो अनइशूड शेयर कितना हुआ? 20,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हम इशू करते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं, तो वो क्या है? इशूड कैपिटल। और इसका भी वो पार्ट जो कंपनी सब्सक्राइब करती है, जिसे हम जितना कितना होना चाहिए, वो 90% होना चाहिए,
ठीक है, तो वो पार्ट जो क्या होता है, सब्सक्राइब होता है। मान लो कंपनी इसका 90% यानी कि 72,000 इक्विटी शेयर को के लिए सब्सक्राइब कर देती है, मान लो, यानी कि 72,000 के शेयर यदि इशू हो गए, सब्सक्राइब हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। और अनसब्सक्राइब कितनी हुई, 8,000 जो शेयर है वो अनसब्सक्राइब हुए, राइट। अब 72,000 शेयर और इसका ये 100 रुपीज, ये क्या है, फेस वैल्यू है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। सॉरी 100 रुपीज नहीं है, 10 रुपीज है, 10 रुपीज। इसको अपन क्या बोलते हैं, जो शेयर का कॉस्ट होता है, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 72,000 शेयर हमने इशू किए और 10 रुपीज पे इशू किए, ठीक है। अब है सब्सक्राइब हुआ और फुली पेड अप हो गया, यानी पूरा का पूरा पैसा आ गया, लाइक 72,000 एट द रेट ऑफ 10, तो पूरा पैसा आ गया इनके पास, मान लो। तो ये तो हुआ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ठीक है। एक है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, यानी कि पूरी तरह से सब्सक्राइब कर दिए पर पूरी तरह से पेड अप नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, नॉट फुली पेड अप का मतलब क्या है, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल एंड सेकंड इज अनकॉल्ड अप कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जैसे कंपनी का शेयर कितने का है, 10 रुपीज का, ये क्या बताया मैंने आपको, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। कंपनी यदि मान लो, कंपनी ऐसा भी हो सकती है कि पूरा का पूरा पैसा 10 रुपए पूरे शेयर्स में मांग ले, और ये भी हो सकता है कि कंपनी 10 रुपए की जगह पर स्टार्टिंग में केवल 8 रुपए ही मांगे, ठीक है। यानी कि कॉल्ड अप कितना हो, 8 रुपए, जरूरी नहीं है फुली पे, मतलब फुली भी हो, यानी फुली यहाँ तो कॉल्ड अप भी पूरा है और पूरा का पूरा आ भी गया, यानी पूरा 10 रुपए मांगा, पूरा 10 रुपए पेड कर दिया पब्लिक ने। और दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि शेयर तो सारे सब्सक्राइब कर दिए लेकिन वो पूरी की पूरी तरह से अभी पेड अप नहीं हुए। रीजन क्या था कि मांगा ही कम गया था, यानी कि कॉल्ड अप है मान लो 8 रुपीज, ठीक है, और तो अनकॉल्ड अप कितना हो गया, 2 रुपीज, ठीक है। अब इस कॉल्ड अप कैपिटल के भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है फुली पेड अप, यानी कि पूरा का पूरा 8 रुपए चुका दिया, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस 8 रुपीज में से केवल अभी यहाँ पर अपन बात करें तो 6 रुपीज ही चुकाए, ठीक है, यानी मांगे तो थे 8 रुपए, तो एक कंडीशन तो ये कि 8 रुपए पूरे दे दे, एक कंडीशन ये कि 8 रुपीज मांगे लेकिन दे कितने दिए, 6 रुपीज। तो जो 2 रुपए है, दिस इज कॉल्स इन एरियर्स, ये क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। दोबारा से समझो कि कंपनी ऑथोराइज कैपिटल का मतलब समझो, जो कंपनी ने शेयर ऑथोराइज कर दिए, मतलब कंपनी को उसके कैपिटल क्लॉज में, दिस इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और उसका वो पार्ट जो इशू किया गया है, इशूड कैपिटल, उसका वो पार्ट जो सब्सक्राइब कर लिया गया है 72,000, समझ गए। और मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर दिया और पूरा का पूरा पैसा आ भी गया, यानी फुली पेड अप है ये, ठीक है। 10 रुपए पूरे मांगे शेयर पे, पूरे के पूरे 10 रुपए आ गए। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमने जो सब्सक्राइब तो करे लेकिन पूरी तरह से वो पैसा नहीं आया, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि कॉल्ड अप कैपिटल, नहीं कि हमने मांगा ही कम था, यानी कि हमने कितना मांगा, 10 रुपए की जगह यहाँ पे 10 रुपीज का शेयर था हमारा, उसकी जगह हमने कितना मांगा, 8 रुपीज, और जो 2 रुपीज है वो अभी तक नहीं मांगा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे कि सपोज करो कि कंपनी के 10 रुपए है, ठीक है, तो अभी जो 2 रुपए अभी हमने इस साल में केवल 8 रुपए मांगे, 2 रुपए हमने अभी मांगे नहीं, हम बाद में मांग लेंगे जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना पैसा हमने मांग लिया वो क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। अब इस 8 रुपए को भी यदि मान लो शेयर होल्डर पूरा पैसा दे देता है तो फुली पेड अप, यहाँ पे ये फुली पेड अप किसके लिए वर्ड यूज हुआ, शेयर होल्डर के लिए, कि यहाँ कॉल्ड अप किसके लिए यूज हुआ, जो कंपनी है उसके लिए, ठीक। तो कंपनी ने मांगा 8 रुपए और हमने 8 रुपए दे दिया शेयर होल्डर ने। यहाँ पर कंपनी ने 8 रुपीज मांगा लेकिन अभी हमने शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया, 6 रुपीज। तो जब शेयर होल्डर ने 6 रुपए दिया, यानी 2 रुपए कम दिया, तो कंपनी उसको क्या मानेगी, कॉल्स इन एरियर्स, क्या मानेगी, कॉल्स इन एरियर्स।
तो ये क्या है कंपनी के लिए लॉस। जस्ट लाइक हम लोग बैड डेट्स पढ़ते थे कि हम डेटर से पैसा मांग रहे हैं, इसने पूरा पैसा नहीं दिया, तो हम कैसे डील करते थे, बैड डेट्स। यहाँ पर यदि शेयर होल्डर पैसा पूरा नहीं दे रहा तो इसको क्या मानेंगे अपन, कॉल्स इन एरियर्स। समझ गए। तो ये अपना शेयर कैपिटल का पूरा एक चार्ट है, आप इसको पॉज करें और इसको बना लें क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है, तो आप इसको अच्छे से समझ के इसको अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें।